नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल दुबे और मैं आपका ब्रेनियक आईएएस में स्वागत करता हूं। हमारी यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही थी जिससे हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट कर रहे हैं। तो इस सीरीज में हम ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कर रहे थे। तो आज हम कुछ क्लाइमेटोलॉजी के क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला जेट स्ट्रीम के बारे में है कि जेट स्ट्रीम अकर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली। दूसरी कि कुछ साइक्लोन्स ही होती हैं जिनमें आई होती है। तीसरी स्टेटमेंट है द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री लेसर देन डेट ऑफ सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग से 10 डिग्री कम टेम्परेचर होता है आई में। तो बताइए इनमें से कौन से ऑप्शन सही हैं। और ये जो ऑप्शन दिए हैं 1 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 2 ओनली, 1 एंड 3, इनमें से कौन से ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले हम जेट स्ट्रीम के बारे में बात करते हैं। जेट स्ट्रीम क्या होता है? जेट स्ट्रीम इज अ जियोस्ट्रॉफिक विंड जो हॉरिजॉन्टली ब्लो करती है इन द अपर लेयर ऑफ ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के अपर लेयर में हॉरिजॉन्टली जो विंड ब्लो करती है उनको हम जेट स्ट्रीम बोलते हैं। और ये ब्लो करती हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ। और जेट स्ट्रीम का एल्टीट्यूड होता है लगभग रफली अराउंड 20,000 टू 50,000 फीट। और जेट स्ट्रीम वहां पर डेवलप होती हैं जहां पर दो तरीके के एयर मास मिलते हैं, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं जहां पर वार्मर और कोल्डर एयर मास मिल रहे हैं वहां पर जेट स्ट्रीम डेवलप हो रही है। तो जेट स्ट्रीम ऐसी जगह पर हमें देखने को मिलती है जहां पर वार्मर और कोल्डर एयर मास मिलते हैं। सो डब्ल्यूएमओ ने डिफाइन किया जेट स्ट्रीम ऐसा स्ट्रॉन्ग एंड नैरो करंट कंसंट्रेटेड अलोंग द क्वाजी हॉरिजॉन्टल एक्सिस in the upper troposphere or lower stratosphere characterized by strong vertical lateral wind shear and featuring one or more velocity maxima। ये डेफिनेशन है जो डब्ल्यूएमओ ने जेट स्ट्रीम की दी गई है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अकेला होता है तो ऐसा नहीं है, नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर दोनों में ही जेट स्ट्रीम देखने को मिलती है। तो पहला ऑप्शन गलत है। कुछ साइक्लोन्स में आई होती है। तो दो तरह की साइक्लोन्स होती हैं, एक होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक होती है टेम्परेट साइक्लोन। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है इसमें हम आई देखने को मिलती है, जिसकी हम पिक्चर आपको दिखाते हैं। तो दिस इज ट्रॉपिकल साइक्लोन, इसमें आई होती है एट द सेंटर। और जो आई होती है वो काफ़ी काम जोन होता है। और आई के आसपास जो जोन होता है वहाँ पर तेज हवाएं चलती हैं, बारिश होती है और काफ़ी हैजार्डियस है। और लेकिन जो आई है इट इज़ काम जोन। और यहाँ पर आपको ऊपर जाती हुई एयर दिखाई देती है। So I is the place where wind is calm and it is at the center of cyclone with no rainfall। बट जो टेम्परेट साइक्लोन है वहां पर हम आई देखने को नहीं मिलती। ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप एन आई, यस, दैट इज ट्रॉपिकल साइक्लोन। सो टू ऑप्शन सही है, वन इनकरेक्ट है। तो अब बचे दो ऑप्शन, टू ओनली और टू एंड थ्री। थर्ड ऑप्शन द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री सेल्सियस लेसर देन दैट ऑफ सराउंडिंग। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो आई होती है वहां पर काम कंडीशंस हैं, जबकि उसके सराउंडिंग में जो कंडीशंस हैं वो काफ़ी अनस्टेबल कंडीशन हैं। तेज हवाएं ब्लो करती हैं, ठंडी हवाएं और बारिश के साथ। तो जो आई होता है वहां पर आपको वार्म टेम्परेचर देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू इट्स सराउंडिंग। सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो ये तीसरा ऑप्शन भी गलत है। तो ओनली टू सी ये सही ऑप्शन है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू सम साइंटिस्ट सजेस्ट द यूज ऑफ सिरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक की बारे में बात की गई है एंड इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोजोल इन स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये जो सिरस क्लाउड थिनिंग है ये किस लिए होती है, किस लिए साइंटिस्ट सिरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक का यूज करते हैं? आर्टिफिशियल रेन्स के लिए, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को कम करने के लिए साइक्लोन्स की, या सोलर विंड्स के एडवर्स इफेक्ट को कम करने के लिए, या ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें सिरस क्लाउड थिनिंग या सल्फेट एरोजोल टेक्निक को यूज करते हैं? सिर्फ हाई क्लाउड्स, जो आपको हाई एल्टीट्यूड पे जो क्लाउड देखने को मिलते हैं उनको हम सिरस क्लाउड बोलते हैं। और ये सिरस क्लाउड क्या करते हैं, जो रेडिएशंस हैं, आपको पता है कि जो सन रेडिएशन भेजता है उसको हमारा अर्थ एब्जॉर्व कर लेता है और उनको लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में एमिट करता है।
बट ये जो सिरस क्लाउड हैं इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एटमॉस्फेयर को गर्म रखने का काम करते हैं। तो सिरस क्लाउड थिनिंग से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको कम करने के लिए इस टेक्निक का यूज किया जा रहा है। सो दिस टेक्निक इज यूज फॉर रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग। और सिमिलरली जो सल्फेट एरोजोल्स हैं इनको भी लार्ज क्वांटिटीज में एटमॉस्फेयर में इंजेक्ट किया जाता है। इनको आसमान में प्लेन के थ्रू स्प्रे किया जाता है जिससे जो सूरज से रोशनी आ रही है उसको वहीं पे रिफ्लेक्ट कर दिया जाए, कुछ पोर्शन को रिफ्लेक्ट कर दिया जाए जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम हो। सो दीज टेक्निक आर यूज फॉर रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ओशियन डायपोल ये क्या है? इंडियन ओशियन डायपोल का पहला is a phenomena characterized by difference in sea temperature between tropical western Indian Ocean and tropical eastern Pacific Ocean। ये फिनोमेना है डिफरेंस इन सी टेम्परेचर का ट्रॉपिकल ईस्टर्न ओशन और ट्रॉपिकल इंडियन ओशन और ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक में। तो चलिए समझते हैं इंडियन ओशन डायपोल में क्या होता है। जो इंडियन ओशन में ये फिनोमेना देखने को मिलता है जहां पर जब पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल होता है तो जो ये एरिया है हमारा जो ईस्टर्न इंडियन ओशन है वहां पर टेम्परेचर वार्म रहता है और जो ऑस्ट्रेलिया तरफ ये एरिया है यहाँ पर एवरेज से टेम्परेचर कूल रहता है। जबकि जब ये रिवर्स हो जाता है तो यहाँ पर टेम्परेचर कूल हो जाता है और यहाँ पर वार्म हो जाता है। तो रिवर्स से क्या होता है, यहाँ पर ड्राइनेस आती है, मॉइस्चर कम होता है और प्रेसिपिटेशन कम होता है, जबकि यहाँ पर प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होता है। सो पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल में जो प्रेसिपिटेशन होता है इंक्लूडिंग इंडिया एंड इन दिस ईस्टर्न पार्ट ये काफ़ी अच्छा होता है। प्रेसिपिटेशन अच्छा होता है, बारिश अच्छी होती है, गर्मी अच्छी पड़ती है। जबकि जब नेगेटिव होता है तो ये रिवर्स हो जाता है, यहाँ पर प्रेसिपिटेशन कम होता है, ड्राइनेस आती है, ड्रॉट कंडीशंस क्रिएट होती हैं इन द टाइम ऑफ नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल। सो पहला ऑप्शन है कि इट इज अ फिनोमेना कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंस इन सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशन ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक। नहीं, ईस्टर्न पैसिफिक की बात नहीं की गई है। इंडियन ओशन डायपोल कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एल नीनो इम्पैक्ट ऑन मॉनसून। यस, एल नीनो से इंडियन ओशियन मॉनसून इम्पैक्ट करता है, इंडियन ओशन डायपोल इम्पैक्ट करता है। एल नीनो क्या है? इरेगुलर ऑसिलेशन है सी सरफेस टेम्परेचर का इंडियन ओशियन में, जहां पर वेस्टर्न इंडिया बिकम अल्टरनेटिवली वार्मर एंड कूल्डर देन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन का जो वेस्टर्न पार्ट है वो अल्टरनेटिवली कभी वार्म हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। और जब एल नीनो आता है तो ये इंडियन ओशन डायपोल को भी इम्पैक्ट करता है। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच डे इज मोर और लेस द सेम इन मॉर्निंग क्लियर एंड ब्राइट। मतलब यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है किसी रीजन की, आपको बताना है ये कौन से रीजन की बात करता है। कि नॉर्मली ईच मॉर्निंग सेम होती है, डिफरेंट सीजन में चेंज नहीं होता, मॉर्निंग इज सेम। क्लियर एंड ब्राइट स्काई विथ सी ब्रीज, सन क्लिम्स हाई इन द स्काई, हीट माउंट्स अप, डार्क क्लाउड्स, देन रेन, प्रेसिपिटेशन, थंडर एंड लाइटनिंग। मतलब सुबह के टाइम तो क्लियर एंड ब्राइट स्काई होता है, सी ब्रीज चलती है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। बट जैसे जैसे सन चढ़ता है तो गर्मी बढ़ती है तो क्लाउड्स फॉर्म हो जाते हैं और प्रेसिपिटेशन होता है विथ थंडर एंड लाइटनिंग। तो ये किस एरिया के बारे में बात कर रहा है? तो ये बात कर रहा है इक्वेटोरियल रीजन की। इक्वेटोरियल रीजन में आपको पता है कि ऑल अराउंड द ईयर प्रेसिपिटेशन होता है, सुबह ठंडी हवाएं चलती हैं, फिर जैसे जैसे सूरज चढ़ता है तो इवेपोरेशन होता है और प्रेसिपिटेशन होता है। सो जो बारिश है वो इक्वेटोरियल रीजन का डेली फिनोमेना है। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्वेटोरियल रीजन। जबकि सवाना ये ड्राई रीजन है। मॉनसून रीजन में स्पेसिफिक मॉनसून होता है, जैसे इंडियन मॉनसून है जब बारिश होती है, प्रेसिपिटेशन के लिए एक मॉनसून होता है। मेडिटेरेनियन रीजन, यहाँ पर विंटर प्रेसिपिटेशन होता है, विंटर प्रेसिपिटेशन होता है मेडिटेरेनियन रीजन में। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्वेटोरियल रीजन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है या नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट है द विंड्स विच ब्लो बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ। जो 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ लेटीट्यूड के बीच में विंड
ब्लो करती है उसको हम वेस्टर्लीज बोलते हैं। बताइए स्टेटमेंट सही है कि नहीं। दूसरी स्टेटमेंट है द मॉइस्ट एयर मासेस दैट कॉसेस विंटर रेन्स इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया आर पार्ट ऑफ वेस्टर्ली, कि जो हमारे इंडिया में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में विंटर में भी रेनफॉल होती है, तो ये रेनफॉल का कारण वेस्टर्लीज हैं क्या। ये है सेकंड स्टेटमेंट। बताइए आप इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है या नहीं है। बात करते हैं वेस्टर्लीज की। तो जो वेस्टर्लीज होती हैं ये ब्लो करती हैं 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ के बीच में, या 30 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ के बीच में। जबकि क्वेश्चन में बोला गया कि ये ब्लो कर रही है 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ के बीच में, इतने पार्ट में ब्लो नहीं करती है। सो इट इज इनकरेक्ट। अगर लेकिन कोई ये नॉर्थ एंड साउथ को नहीं देखेगा और जनरली देखेगा कि 30 से 7 डिग्री के बीच में ब्लो कर रही है, तो वो इस आंसर को करेक्ट टिक कर देगा। बट यही तो यूपीएससी है, आपको छोटी छोटे पॉइंट्स को देखना पड़ेगा। तो ये जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। दूसरा, द मोस्ट एयर मासेस दैट कॉसेस विंटर रेन्स इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया आर पार्ट ऑफ वेस्टर्लीज। जो विंटर रेनफॉल होती है इट इज ड्यू टू द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। इससे वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में विंटर में प्रेसिपिटेशन होता है थोड़ा बहुत। और ये जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होती है ये मेडिटेरेनियन रीजन में ओरिजिन होती हैं, और इससे हवाएं आती हैं और वो अपने साथ प्रेसिपिटेशन लाती है और इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में सर्दियों में प्रेसिपिटेशन करती हैं। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन कि इट इज द पार्ट ऑफ वेस्टर्ली। द साइक्लोन हैव देयर ओरिजिन इन द टेम्परेट रीजन आर स्टीयर्ड बाय द वेस्टर्लीज टवर्ड्स द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये जो वेस्टर्लीज हैं वो इसको प्रेसिपिटेशन को इंडिया की तरफ लाती हैं। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट, सो ओनली 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये कैरेक्टरिस्टिक बताया गया है, बताना है कि इनमें से कौन से रीजन की बात की गई है। क्लाइमेट इज एक्सट्रीम, रेनफॉल इज स्कांटी एंड द पीपल यूज्ड टू बी नोमैडिक हर्डर। नोमैडिक हर्डर्स हैं लोग यहाँ पर। तो अफ्रीकन सवाना, सेंट्रल एशियन स्टेपी, नॉर्दर्न अमेरिकन प्रेरी, साइबेरियन टुंड्रा। एक्सट्रीम क्लाइमेट अफ्रीका में भी रहता है गर्म, साइबेरिया में भी रहता है ठंडा क्लाइमेट। तो देखते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक। अफ्रीका सवाना, सवाना से आप समझते हैं कि ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। अफ्रीकन सवाना इज द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, और ये हाफ ऑफ अफ्रीका को कवर करता है। और जैसे आप डिस्कवरी में देखते हैं डिफरेंट एनिमल शोज, तो वो यहीं पर ज़्यादातर शूट किए जाते हैं अफ्रीका सवानास में। और यहाँ पर हमको टेम्परेचर देखने को मिलता है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, तो क्लाइमेट एक्सट्रीम नहीं है। रेनफॉल मॉडरेट होती है सवाना में, लगभग 75 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल हो जाती है अफ्रीकन सवाना में। और यहाँ पर जो फार्मर्स हैं वो कुछ क्रॉप्स ग्रो करते हैं, जैसे सीरियल्स ग्रो करते हैं, कुछ प्लांट्स को ग्रो करते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर जो ड्राई सीजन है, ड्राई स्पेल वो काफी लंबा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फार्मर्स क्रॉप ग्रो करते हैं। तो स्केंटी रेनफॉल एक्सट्रीम क्लाइमेट तो यहाँ पर नहीं होता, तो ये अफ्रीकन सवाना तो नहीं हो सकता। अब देखते हैं सेंट्रल एशियन स्टेपीज को। सेंट्रल एशियन स्टेपीज भी ग्रासलैंड्स हैं सेंट्रल एशिया में, जहाँ पर टेम्परेट इन्वायरमेंट है, सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा ठंडी पड़ती है, और जो समर होती हैं वो वार्म से हॉट के बीच में होती हैं, और विंटर आर कूल टू वेरी कोल्ड। और टेम्परेचर यहाँ पर एक्सट्रीम होता है सेंट्रल एशियन स्टेपीज में। और ये जो सेंट्रल एशियन स्टेपीज हैं इट इज लोकेटेड बिटवीन डेजर्ट्स एंड टेम्परेट फॉरेस्ट के बीच में सेंट्रल एशियन स्टेपीज देखने को मिलती हैं, और यूरेशिया और ईस्टर्न चाइना में आप देख सकते हैं। यहाँ के भी लोग नोमैडिक हडर्स थे, तो ये थोड़ा ये सही बैठ रहा है कि एक्सट्रीम क्लाइमेट, स्केंटी रेनफॉल एंड नोमैडिक हर्डर्स। तो इस ऑप्शन को हम लॉक करके साइड में रख देते हैं, बाकी दो ऑप्शन भी देखते हैं। नॉर्थ अमेरिकन प्रेरीज, प्रेरीज आर द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। और ये जो टर्म प्रेरीज है ये लैटिन वर्ड है प्रायता से, प्रायाटा PRIATA से ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब है मियाडोस। और ये नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड है। कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है विद एक्सट्रीम टेम्परेचर। समर वार्म होती हैं और समर टेम्परेचर अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस, और विंटर बहुत कोल्ड होती हैं, -20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और यहाँ पर बट नोमैडिक हर्डर्स नहीं है, यहाँ पर लोगों ने टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज कर दिया है, नेचुरल रिसोर्सेज से अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। और साइबेरियन टुंड्रा या आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल्स में आपको देखने को मिलेगा एक्सट्रीम क्लाइमेट रहता है, और यहाँ पर पॉपुलेशन भी कम रहती है।
फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर रहता है, प्रेसिपिटेशन मेनली स्नो और स्लीट के फॉर्म में होता है। सो ऑप्शन बी सेंट्रल एशियन स्टेपी इन सारे ऑप्शन में सबसे ज्यादा सुटेबल कर लग रहा है फॉर दिस स्टेटमेंट। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन आर ड्यू टू Earth's rotation on its axis, Earth's revolution around the sun in an elliptical manner, C latitudinal position of the place, और revolution of the earth on tilted axis। तो डे एंड टाइम में वेरिएशन होती है बिकॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। आपको पता है अर्थ अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री बेंट है, जिसकी वजह से सीजन्स में चेंज आता है, डे एंड नाइट की में वेरिएशंस आती है जैसे ये सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल सवाना रीजन। इनमें ट्रॉपिकल सवाना रीजन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, विंटर्स में ही रेनफॉल होती है, एक्सट्रीमली शॉर्ट ड्राई सीजन, डेफिनेटली ड्राई एंड वेट सीजन। तो देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रॉपिकल सवाना रीजन्स में अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन देखने को मिलता है, मॉनसून क्लाइमेट के सिमिलरली, और एनुअल रेनफॉल कम होती है, कोई डिस्टिंक्ट रेनी सीजन नहीं है जैसे मॉनसून इंडिया में है, फ्लड्स और ड्रॉट्स होते ही रहते हैं, और जो वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ ह्यूमन लाइफ ये भी डिफरेंट है फ्रॉम मॉनसून क्लाइमेट रीजन। सो डेफिनेट ड्राई एंड वेट सीजन होता है ट्रॉपिकल सवाना रीजन में। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी द मेन रीजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अफ्रीकन एंड यूरेशियन डेजर्ट बेल्ट। आपने जैसे हमारी ज्योग्राफी सीरीज अगर देखी होगी तो उसमें देखा होगा कि डेजर्ट बेल्ट फॉर्म होने के लिए 2-3 प्री कंडीशन है। पहला, प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशियन करंट, और जो विंड्स हैं वो कॉन्टिनेंट से आ रही हैं, ओशियन से नहीं आती हैं, और अपने साथ जो मॉइस्चर होता है वो पहले ही शेड ऑफ कर चुकी होती हैं, और जो ओशियन करंट्स होते हैं वो भी कोल्ड होते हैं जो प्रेसिपिटेशन को कम करते हैं, और जिसकी वजह से डेजर्ट देखने को मिलता है। तो हाई प्रेशर शेल, यस, हाई प्रेशर शेल होता है, वहां पर आपको डेजर्ट देखने को मिलते हैं। लो प्रेशर एरिया में आपको पता है प्रेसिपिटेशन होता है, बट हाई प्रेशर सेल में प्रेसिपिटेशन नहीं होता, क्योंकि लो प्रेशर एरिया में विंड ब्लो फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर एरिया, और जब विंड ब्लो करती है हाई से लो प्रेशर एरिया की तरफ और फिर ऊपर की तरफ जाती है तो ये प्रेसिपिटेशन करता है, जबकि हाई प्रेशर सेल में विंड ब्लो फ्रॉम हाई टू लो, ये उल्टा हो जाता है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वार्म ओशियन करंट, नहीं, डेजर्ट आपको कोल्ड ओशियन करंट्स के रीजन में देखने को मिलते हैं, तो ये गलत है। तो ऑप्शन ए वन ओनली इज द करेक्ट ऑप्शन। और ये कुछ डेजर्ट्स हैं, आप देख रहे हैं कि ये कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न तरफ ही आपको डेजर्ट्स देखने को मिल रहे हैं सारे, जैसे यहाँ पर भी नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में, और इंडिया में भी था डेजर्ट। फिर बाकी आप और वेस्टर्न तरफ चले जाएंगे, पाकिस्तान और गल्फ कंट्रीज में भी आपको डेजर्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोल्ड ओशियन करेंट्स होता है मेनली। और दूसरा रीजन है कि ऑफशोर ट्रेड विंड्स होती हैं, ऑनशोर ट्रेड विंड्स नहीं होती, ऑफशोर ट्रेड विंड्स होती हैं। अगर ऑनशोर ट्रेड विंड्स आएंगी तो वो अपने साथ मॉइस्चर लाएंगी और मॉइस्चर को सेड ऑफ करेंगी, बट इन डेजर्ट रीजन देयर आर ऑफशोर ट्रेड विंड्स, कोल्ड ओशियन करेंट्स। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डेजर्ट एरिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि साउदर्न हेमिस्फीयर में वेस्टर्ली स्ट्रॉन्ग होती हैं, क्यों होती हैं? हाँ, साउदर्न हेमिस्फीयर में आपको पता है वेस्टर्ली स्ट्रॉन्ग रहती हैं, इसके लिए कुछ विंड्स के नाम भी दिए गए हैं कि फ्यूरियस 40s, रोरिंग 50s, और ऐसे नाम्स दिए गए हैं फॉर वेस्टर्लीज, क्योंकि जो साउदर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास है वो कम है, ओशियन ज़्यादा है, जिसकी वजह से हर्डल्स नहीं है वेस्टर्लीज को। तो पहला ऑप्शन साउदर्न हेमिस्फीयर हैज लेस लैंड मास एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये तो सही है। दूसरा, कोरियोलिस फोर्स हायर, नहीं, कोरियोलिस फोर्स नॉर्थ और साउदर्न हेमिस्फीयर में हायर और लोअर नहीं रहती, बराबर रहती, इक्वेटर पे कम रहती है, और जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाएंगे कोरियोलिस फोर्स बढ़ती चली जाएगी, और ये कोरियोलिस फोर्स किसी भी चीज को डिफ्लेक्ट करती है। ऑप्शन 2 गलत है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। साउदर्न हेमिस्फीयर हैज लेस लैंड मास एज कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब ये बताइए कि विंड क्यों डिफ्लेक्ट होती हैं साउदर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी विंड डिफ्लेक्ट होती हैं? टेम्परेचर की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड रोटेशन, या प्रेशर की वजह से? सो इट इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन ऑफ द अर्थ प्रोड्यूस कोरियोलिस फोर्स, and this Coriolis force deflect the winds towards left in southern hemisphere and towards right in northern hemisphere। northern hemisphere में Coriolis force wind को right में डिफ्लेक्ट करती है और southern hemisphere में लेफ्ट में।
तो फ्रेंड्स ये थे ज्योग्राफी की क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड कुछ यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आई होप द लेक्चर इज प्रोडक्टिव फॉर यू। और अगर आपने हमारी ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज नहीं देखी तो उसको जाकर देखें, उसमें आपको टॉपिक वाइज लेक्चर पूरे दिए गए हैं जिससे आप अपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर और फोकस कर सकते हैं। और अगर आपके कुछ डाउट हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू। दिस इज फ्रॉम ब्रेनियक आईएएस।